Assalamu alaikum dear students, hope so everyone will be fine. मुझे उम्मीद है आप लोगों की स्टडी जो है बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। उसमें एक थ्योरी जो है, एक स्टडी जो है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हाथॉर्न इफ़ेक्ट है। हाथॉर्न इफ़ेक्ट जो है उसको अक्सर हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और हाथॉर्न स्टडीज़ भी कहा जाता है। अब इस नाम को आपने याद रखना है। नंबर एक तो हाथॉर्न इफ़ेक्ट के नाम से भी आ सकता है, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आ सकता है और हाथॉर्न स्टडीज़ के नाम से भी आ सकता है। अच्छा, ये है क्या चीज़? ये मैं क्रक्स ऑफ एजुकेशन के पेज से जो है इसमें कोई 3 लाइनें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ मैं एडिशन जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर लूँगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक एक्सपेरिमेंट है जस्ट उसको बयान करना है, लेकिन क्रक्स ऑफ एजुकेशन में जो दिया है ना, एमसीक्यूज़ की जितनी भी टेस्ट हैं उसके लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग मुझे लग रही थी, वो मैंने साइड में जो ब्लैक कॉलम जो मैंने बनाया है वहाँ पे मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये हाथॉर्न इफ़ेक्ट, हाथॉर्न स्टडीज़ या हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट है क्या? हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं इतना बता दूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इसको किसने वो किया था कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो ये एल्टन मायो, याद रखें। ये ब्लैक जो कॉलम है ना उसके सबसे जो टॉप में देखें, एल्टन मायो उसका नाम है। उसने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था और हाथॉर्न इफ़ेक्ट के नाम से या हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत मशहूर है। अच्छा, ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से ही मशहूर क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जैसे जीन पियाजे, पियाजे की थ्योरी और कॉग्निटिव कोलबर्ग थ्योरी, मतलब जो जो थ्योरी देता था वो अब उसके अपने नाम से मशहूर हो जाती थी। लेकिन ये हाथॉर्न इफ़ेक्ट का हाथॉर्न नाम क्यों इस तरीके से उसके नाम से मशहूर हो गई? वो मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ कि जब ये एल्टन मायो एक्सपेरिमेंट करने गए थे तो एक इलेक्ट्रिक कोई कंपनी थी जिसका नाम हाथॉर्न कंपनी था। उस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। हाथॉर्न इफ़ेक्ट और हाथॉर्न स्टडीज़ के नाम से मशहूर है। अच्छा, आप लोगों ने जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है कि इसको एल्टन मायो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है क्या? पहले मैं क्रक्स ऑफ एजुकेशन की जो 3 लाइनें हैं उसको रीड करूँगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या चीज़। अच्छा, क्रक्स ऑफ एजुकेशन में लिखता है कि सम पीपल परफॉर्म्स बेटर एंड हार्डर व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड बाय सीनियर्स, e.g. their supervisors, managers, etc. It involves that employees become motivated to work harder as a response to the attention being paid to them rather than the actual physical changes, light, table, etc. ये भी जो कह रहा है ना सही कह रहा है। इसमें भी एक सिर्फ 2 लाइनों में जैसे एक छोटी-सी बात नहीं कही है, इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है, फिलॉसफी है। वो क्या क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि कुछ लोग और परफ़ॉर्म करते हैं बेटर, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। कब? जब उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, जब उनको ये पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई है चेक एंड बैलेंस रखने वाला, हमारे ऊपर कोई सीनियर है जो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं और डियर सुपरवाइज़र, मैनेजर वो कोई भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स दैट एम्प्लॉइज़ बिकम मोटिवेटेड, ये उन एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करता है टू वर्क हार्डर, मज़ीद सख्त काम करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। एज़ अ रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में? टू द अटेंशन बीइंग पेड टू देम, किसकी वजह से वो मोटिवेट हो रहे हैं? जो अटेंशन उनको दी जाती है। अब ये अटेंशन के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो अटेंशन, जो तवज्जो उनकी दी जाती है उसकी बेस पे वो रिस्पॉन्स देते हैं, मोटिवेट होते हैं मज़ीद हार्डर, यानी काम जो है और सख्त काम करने की तरफ और मज़ीद उसको पे करने की तरफ और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की तरफ वो
कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये अटेंशन जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसमें उनके फिज़िकल नीड्स, उनके उसमें उनके जो जितने भी साइकोलॉजिकल फ्रीडम जो है और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं उनके। अब ये हाथोन इफ़ेक्ट जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि जब आप जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसमें एम्प्लॉइज़ के जो उनके नीड्स हैं, आप एम्प्लॉइज़ के ऊपर तवज्जो देंगे, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनकी डिग्निटी को इंश्योर करेंगे, उनके कंडीशंस, वर्क कंडीशन जो हैं, जो फ़िज़िकल उनका एनवायरनमेंट है, उसको उनके नीड्स के मुताबिक मेंटेन रखेंगे, तो वो और मज़ीद मोटिवेट हो जाएँगे। एक दूसरी चीज़, एक रिलेशनशिप जो होती है एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में, वो रिलेशनशिप कैसे होगी? वो अगर पॉजिटिव है, तो ये एक बड़ा इफ़ेक्ट डाल देगी आपके प्रोडक्टिविटी में। ये एक बड़ा इफ़ेक्ट डाल देती है आपके प्रोडक्टिविटी में। कैसे? आपका रिलेशनशिप जो है, आप पॉजिटिव होंगे और एक अच्छा-सा रिलेशनशिप होगा, तो आपको एक फ्रीडम और अपनायत-सा महसूस होगा और आप हर चीज़ को, कंपनी के हर चीज़ को ऑन करने लगेंगे कि ये मेरी अपनी कंपनी है, मैंने ही परफ़ॉर्म करना है। और उसमें उस वक़्त आप एक डिसीज़न मेकिंग उसमें भी आप हिस्सा लेते हैं। वरना क्या होता है, जब आपको ये कहा जाए कि हर वक़्त कि आप अपने काम से काम रखें, आप इनफॉर्मल ये क्या चीज़ में लगे हुए हो, हर वक़्त कहें कि भाई प्रोडक्टिविटी के पीछे लगे रहें और हर वक़्त डाँट-डपट हो और हर वक़्त उसको उसकी एक जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, उसको अगर इग्नोर किया जाए और हर वक़्त उसको एज़ अ मशीन ट्रीट किया जाए कि नहीं आपने बस प्रोड्यूस ही करनी है ये चीज़ों को। और उसके साथ जो रिलेशनशिप जो है, वो इस तरीके से कि जैसे मैनेजर उसको ऐसे ट्रीट करे कि उसको रिस्पेक्ट ही ना दे और हर वक़्त उसको इग्नोर करे, उसकी जो एक रिस्पेक्ट होती है और डिग्निटी होती है और हर वक़्त उसको यही कहता रहे कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बस परफ़ॉर्मेंस होनी चाहिए। इससे परफ़ॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि इससे और उसमें अफ़ेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या समझता है, वो ये समझेगा कि मैं जस्ट यहाँ पे इस काम के लिए यहाँ हूँ, इस कंपनी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो एम्प्लॉयी है वो ये समझने लगेगा, ये तो सिर्फ़ इस मैनेजर की कंपनी है। मेरा तो जस्ट ये फंक्शन है, इतना मैंने परफ़ॉर्म करना है और इतना मैंने करना है। जब आप उसको फ्रीडम देंगे, आप उसको सोचने का मौका देंगे, आप उसको डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, वो हर चीज़ को अपना समझने लगेगा और उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बेटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो मोटिवेट होता है मज़ीद हार्ड वर्क करने की तरफ और मज़ीद जो है बेटर परफ़ॉर्म करने की कोशिश करता है। मतलब आप जो अभी उसने एक दिया है कि मतलब जो अटेंशन बीइंग पेड टू देम रादर देन द एक्चुअल फिजिकल चेंज लाइक टेबल। आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी फर्नीचर, जितने भी आपके अंदर फिजिकल चेंजेस जो आप एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने जा रहे हैं, वो इतनी मायने नहीं रखती। वो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उनकी जो फिजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करें अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। इससे बेहतर वहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वहाँ थोड़ी-सी अटेंशन पे करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर बन सकती है। इसके लिए हुआ क्या था? इल्टन मायो ने, अब ये इल्टन मायो जो ब्लैक कॉलम में है ना, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखें। एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वन जो है एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सेकंड रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। थर्ड मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड फोर्थ वन बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। जो इल्टन मायो है ना, उसने हाथॉन एक कंपनी थी जिस पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इसका नाम हाथॉन इफ़ेक्ट पड़ गया। ये तो आपको याद होना चाहिए, पूछ भी सकते हैं एमसीक्यूज़ में, कहीं से भी एमसीक्यूज़ बन सकता है। अच्छा, दूसरा किसने इसको ये एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? इल्टन मायो ने। ये पूछ सकते हैं, ये याद रखें। अच्छा, इसके मेन 4 फेजेज़ हैं। कौन से फेजेज़? ये जो 4 मैंने ब्लैक कॉलम में लिखे हैं ना, ये हैं। एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। इसमें क्या है?
मतलब उसने पहले क्या किया था कि एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट ने उसने लाइट जो है ना उसको कम करके डीम करके उसने ये एक्सपेरिमेंट करने लगा कि इससे प्रोडक्टिविटी जो है कम होती कि नहीं। मैं इसको डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि आपकी लेवल जो है ना जो टीजीटी के लेवल, लेक्चरशिप के लेवल, जो भी टेस्ट है एमसीक्यूज बेस्ड, उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाते। जस्ट ये पूछते हैं कि किसने एक्सपेरिमेंट किया था, इल्टन मायो ने, हाथोन इफेक्ट है क्या। मैं जस्ट एक स्टेटमेंट देंगे, अब आप ये इस जो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया ना, इसको आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद वो स्टेटमेंट को रीड करके आप समझ जाएंगे, अच्छा हाथोन इफेक्ट तो इसके बारे में था, एक्सपेरिमेंट इसके बारे में था, और ये इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन ये होगा। जो भी एमसीक्यूज आपको आपसे पूछा जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज ये पूछ सकते हैं कि उसके कितने फेजेस में एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो वो ये 4 फेजेस हैं। फर्स्ट में उसने लाइट को डीम करके एक्सपेरिमेंट किया, उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब डीम लाइट और तेज लाइट उसमें कोई इतना वो फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो समझने लगा कि अच्छा लाइट का कोई इश्यू नहीं है, बल्कि ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी सफ़र होती है। अब उसने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने गया। अब वहाँ पे उसने डिफरेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, और उनके ऊपर जो अभी यहाँ पे कह रहे हैं ना सुपरवाइजर और मैनेजर, एक एक बंदे जो है अपॉइंट किया ताकि वो उनके चेक एंड बैलेंस रखें, और उनको डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड की। मतलब जो उनको चाहिए थी, जो उनके लिए एक अच्छा सा लगता है ना कि मेरे लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं मेरे ऑफिस में, मतलब वो सारे होने के बाद, और एक चेक एंड बैलेंस भी ऊपर रखा, और उन सुपरवाइज़र को डिफरेंट कंडीशन दिया, और वो सुपरवाइज़र डिसीजन मेकिंग में भी उन गर्ल्स को इन्वॉल्व करते थे। अब उनसे क्या हुआ कि एक मतलब प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। क्या हुआ मतलब आप ह्यूमन बीइंग जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसमें अटेंशन पे करेंगे, उनको डिग्निटी और उनकी उसको इंश्योर करेंगे, और आप उनके साथ जो रिलेशनशिप है उस पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेंगे, एक रेपो जो बिल्ड अप होता है। और दूसरा जो आप डिसीजन मेकिंग जो है ना पावर, जो डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो उनके अंदर एक चीज़ क्रिएट होगी कि वो अपनी कंपनी को जो है अपना समझेंगे, और वो जितने भी परफॉर्मेंस आप वो दे रहे हैं, जो भी चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक अच्छी बेटर वे में, उससे भी बेटर दिन ब दिन वो कोशिश करेंगे कि उससे भी बेटर मैं परफॉर्म करूं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इंसेंटिव्स भी शामिल होती हैं, और इसमें जो एक रिलेशनशिप जो सुपरवाइज़र और अपॉइंट किया था, वो सुपरवाइज़र के साथ कोई कैसा रिलेशनशिप है, वो भी बड़ा मैटर करता है। और ये फ्रेंडली जो रिलेशनशिप जो है ना, वो एक बड़ा असर डाल देती है। अब उस रिले असेंबली टेस्ट रूम में एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट किया, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई। अब उन्होंने उसको रिवर्ट किया, उसमें बहुत सारी डिटेल हैं, वो मैं जस्ट इसको समराइज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और जो रिले असेंबली टेस्ट रूम जो है ना उसमें ब्रेक जो टाइमिंग वगैरह है, रेस्ट टाइमिंग, उनको भी शार्ट किया था। फिर वो डिफरेंट किस्म के कंडीशंस, कंट्रोल, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया था, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया था। कंट्रोल ग्रुप में आप कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे पहले से चल रहा है ऐसे ही चला लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप अपनी एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं ना उसके मर्जी के मुताबिक आप चेंजेस करते हैं कि कोई प्रोडक्टिविटी में असर पड़ता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए डिफरेंट किस्म के चेंजेस लाते हैं। अब जब इन्होंने रिवर्ट किया ना जो प्रीवियस जो उनका रूटीन था, जो उनके पॉलिसीज थे, जो जिस हिसाब से उनकी वर्किंग कंडीशन थी, उसको रिवर्ट करने के बावजूद भी जो गर्ल्स जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास एक थिंकिंग ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। आपने उनको इनफ फ्रीडम दिया था। आपने ऐसी रिलेशनशिप कायम की थी सुपरवाइज़र ने कि वो उनको यानी ऑर्गेनाइज़ेशन की हर चीज़ को अपना समझते थे। एक हैबिट उनकी डेवलप हुई थी, एक थिंकिंग जो है प्रोसेस उनका डेवलप हुआ था। अब प्रीवियस कंडीशन में ले जाने के बावजूद भी वो हर चीज़ को अपना समझते थे कंपनी का। मतलब क्या हुआ?
आप उनको एक चीज़ देते हैं ना तो एक अपनायत सी महसूस होती है, उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद वो मोटिवेट होते हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा उसके बाद जो है उन्होंने फर्दर इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ह्यूमन एटीट्यूड कैसा है कंपनी के बारे में और सुपरवाइज़र जो होते हैं उनके बारे में कैसा है। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 20,000 एम्प्लॉइज़ के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ लिए। पहले उनको शॉर्ट जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे और फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछ के इस तरीके से ये 4 एक्सपेरिमेंट से ये स्टडीज़ हाथॉन इफ़ेक्ट जो है स्टडीज़ गुज़री और उसके बाद उन्होंने ये फाइनल उन्होंने वर्डिक्ट दिया, मतलब फाइंडिंग्स दी कि बहुत सारे लोग जो हैं उस वक़्त बेटर परफ़ॉर्म करते हैं जब उनके सुपरवाइज़र, उनके मैनेजर उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और वो इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज़ बिकम मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। ये मोटिवेट होते हैं मज़ीद हार्डर का वर्क करने के लिए और मज़ीद जो है अच्छा बेटर परफ़ॉर्म करने के लिए। कब? जब उनको अटेंशन दी जाती है, जब उनको एक डिग्निटी उनकी डिफ़रेंट किस्म की जो चीज़ें जो हैं मतलब नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल हो, फिज़ियोलॉजिकल हो, उन चीज़ों को जब इंश्योर किया जाता है, तो वो बेटर परफ़ॉर्म करते हैं। ये थी हाथॉन स्टडीज़, जिसको हाथॉन इफ़ेक्ट भी कहते हैं, हाथॉन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो एल्टन मायो ने दिया है और उसके मेन 4 फ़ेजेज़ हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो है 2 फैक्टर थ्योरी जो यहाँ नज़र आ रही है, वो भी मैं इसके ऊपर एक छोटी-सी क्लिप वीडियो की बना दूँगा, ताकि आप लोगों के लिए यहाँ अगर मैं इसी में ही चला लूँ तो आप लोगों के लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ये फिर इसके साथ इस तरह का मसाइल कन्फ्यूजन मिक्स अप हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो 2 फैक्टर थ्योरी के ऊपर मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।